सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पीडीएम जिसके बारे में कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कल जब मौलाना फजलुर रहमान ने पहले मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया, फिर उन्होंने दूसरा रब्ता आसिफ अली जरदारी से किया, उसके बाद से खबरें आने लगी कि मौलाना जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए हैं। उन्होंने जो पीडीएम की सरबराही है उसको छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बाद में इसकी तरदीद भी मौलाना फजलुर रहमान ने खुद ही कर दी। लेकिन जो असल मामला जिसका तस्करा हम 3-4 रोज़ से कर रहे हैं वो है पीडीएम में अभी तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका है कि क्या लॉन्ग मार्च होगा या तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी थी, जिस पर नून लीग और JUI को तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ख़ासतौर पर नून लीग का कहना यह था कि अभी इसका वक्त नहीं आया। पहले इस्तीफ़ों के मामले पर यह कहा गया, फिर तहरीक अदम एतमाद पर यही बात कही गई। उसके बाद अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसके लिए क्या करेगी पीडीएम। गो के मरीम नवाज की गुफ्तगू आपको सुनवाई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत ये समझती है कि 11 जमातों का जो इतना बड़ा इत्तेहाद है उससे खौफजदा हो गई हुकूमत। असल मामला क्या है, ये खबर कैसे निकली, ये खबर कैसे आई कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नाराज़ हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ दूंगा, मुझसे पूछ के कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। सिद्दीक़ साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पहले ज़रा उनसे इस खबर की अपडेट लेंगे, फिर अपनी गुफ्तगू आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर। सिद्दीक़, इस खबर के पीछे क्या बात थी जिस खबर की तरदीद अभी मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो नहीं छोड़ रहा सरबराही पीडीएम की, लेकिन असल वजह क्या थी ये खबर निकलने की, उनकी नाराज़गी की, क्या बताएंगे आप? जी समिया, असल में कल हमारी मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू हुई थी, मुलाकात कोई घंटा 1.5 घंटा उनसे मुलाकात भी हुई थी, जिसमें कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड बातें जो थी उनसे हुई थी। वो तो कुछ जो ऑन द रिकॉर्ड चीजें थी वो सारी की सारी रिपोर्ट हो चुकी हैं। एक बात तो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त का जो रोल है उससे वो खुश नहीं है, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं। और उन्होंने ये कहा था कि जो तहरीक अदम एतमाद है ये पीपल्स पार्टी अगर लेकर आना चाह रही है तो फिर इसको कामयाब करवाना भी पीपल्स पार्टी होगी। और क्योंकि नून लीग भी इसकी फेवर में नहीं है, नवाज शरीफ भी इसकी फेवर में नहीं है, और खुद मौलाना फजलुर रहमान को पता होगा जब तक एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। बिटवीन द लाइन उनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये बहरास बात जब तक हम उनसे मिलते रहे बैठे रहे उन्होंने नहीं कही, लेकिन बिटवीन द लाइन उनकी जो गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था। हाँ, ये बात उन्होंने लाजमी तौर पर कही कि जब 10 जमातें पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल हैं तो फिर जब फैसले हमने मुश्तरका तौर पर बैठ के करने हैं तो कोई भी पार्टी अगर सोलो फ्लाइट करेगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जो आप बात कर रही हैं निकल के आगे, ये जरदारी से जब उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है तो उसमें हमारे जराये के मुताबिक ये उस मुलाकात से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये रब्ता हो चुका था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस किस्म के बयान दे देंगे तो बतौर पीडीएम सरबराह फिर मेरी क्या हैसियत रहेगी। ये एक बात उन्होंने कही है, ये आपसे गुफ्तगू में उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है। ये उन्होंने आसिफ जरदारी से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही, हमारे राय के मुताबिक ये बात वहां पे कही, लेकिन ये बात कही गई है। सिद्दीक़ साजिद कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जब उनका राब्ता हुआ, पहले मियाँ साहब से बात हुई, फिर आसिफ जरदारी से बात हुई, तो उन्होंने शिकवा ज़रूर किया, वो इस बात से इनकारी हैं। इसी तमाम से मौजूद बात करेंगे। पीडीएम ज़ाहिर 4 फरवरी को जो इजलास होगा उसमें ही फैसला करेगी कि क्या करना क्या है अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी तक जो फ़िलहाल तज्ज़ियाकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्च से पहले तो कोई ख़तरा नहीं है, सेनेट इलेक्शन आराम से हो जाने और हुकूमत बिल्कुल सेफ है। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करूँ। राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खासी हद तक चीज़ों के हवाले से क्लियर है कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना को तो हैं। क्या नून लीग भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला किया कि वो सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, नून लीग का फैसला 1-2 दिन पहले ही आया है, तो कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को भी कोई नाराज़गी है कि जी जो भी फैसला करना है वो पीडीएम की जमातें मिलकर ही करती हैं, अलग अलग क्यों किए जा रहे हैं फैसले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने अपने इंट्रो में कहा और जो सिद्दीक़ साजिद साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मीटिंग्स होती हैं
तो बात निकलती है और बात आगे भी जाती है। और क्योंकि पीडीएम जो है ये 11 पार्टियों का इत्तेहाद है और मौलाना साहब इसके सरबराह हैं, और एक इंडिविजुअली तौर पर कोई भी राय देना राय हो सकती है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जब मरियम बीबी ने पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास को चेयर किया इस्लामाबाद कौमी असम्बली कमेटी रूम में, तो उसके बाद भी ये बात उनसे हुई, रिपोर्टर्स ने की, तो मरियम बीबी का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिलावल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारा है, जो बाकी का, ये पीडीएम के इजलास में डिस्कस होना है, वहाँ बैठकर एक फ़ैसला होगा। और क्योंकि जो 2 दिन पहले जरदाई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद है, हम साथ हैं, और अपनी अपनी राय देने में और राय का इजहार करने पर कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, आप लोग इतने मुत्तहिद हैं तो प्रेशर टैक्टिक्स के लिए सेनेट इलेक्शन ज़ाहिर अभी आ रहे हैं, तो आप लोग कोई मुश्तरका उम्मीदवार क्यों नहीं लाते हैं सेनेट इलेक्शंस के लिए? नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप देखें ना कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, तो हमारे अपने कैंडिडेट थे और फिर पार्टी के अपने उम्मीदवार थे, और ये पीडीएम के इत्तेहाद में कोई इलेक्शन का इत्तेहाद की बात शामिल नहीं है, ना ही ऐसा कोई पॉइंट है। अच्छा। और अब क्योंकि जो इलेक्शन 19 फरवरी को हो रहे हैं, यहाँ बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो सेनेट का इलेक्शन है वो ऑलमोस्ट हमने अपनी अपनी सीटों के लिए ही अपने अपने कैंडिडेटों का चुनाव करना है, और मुश्तरका उम्मीदवार लाने पे कोई गौर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने खबर मेरी नजर से गुजरी थी राणा साहब के, आप लोग गौर कर रहे हैं कि मुश्तरका उम्मीदवार ले आए? ये बात हमारी पार्टी में हुई थी। अच्छा। और मियां नवाशी साहब की तरफ से भी थी कि ये आप पीडीएम में, अगर पीडीएम में बात हो तो फिर आपका वहां पर मौकफ ये होना चाहिए। पॉइंट टेकिंग, बात जरूर हुई है, लेकिन अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। चले, आपका पॉइंट आया, मुझे बड़ा क्विकली आगे बढ़ना है। कारी उस्मान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जेयूआई फेस, जरा मैं उनसे ही बात कर लूँ। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर खबरें आई और हमारे रिपोर्टर ने भी हमें खबर दी, क्योंकि उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी मौलाना से। मौलाना साहब ने कहीं ना कहीं कोई शिकवा किया कि खासकर पीपल्स पार्टी से, कि पीपल्स पार्टी उनको लूप में नहीं ले रही। सेनेट इलेक्शंस का मामला हो या दीगर मामलात हो, वो मीडिया पे आके ऐलान किया था। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं मौलाना साहब के? देखें जी, अभी तो आपस के रास्ते भी बहाल हैं और कोई ऐसी फिजा नहीं है कि जिसके बारे में उस तरह कहा जाए कि कहीं जो है आपस के इख्तिलाफात हैं। जाहिर है हर पार्टी के अपना नजरिया है, अपनी सोच है, अपना प्रोग्राम है, अपना दस्तूर, उसूल और मंशूर है। उसके तहत अगर कोई पार्टी अपने अंदाज से अपनी बात करती है तो इसकी बात होती है, और बात जब फिर एक प्लेटफार्म से होगी, पीडीएम के प्लेटफार्म से होगी, तो वो पीडीएम की ही बात कहलाएगी और पीडीएम का ही मौकफ। लेकिन उस्मान साहब, जब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला हुआ तो ये इजलास में बात नहीं हुई, ये बात में आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीडिया को बताया न्यूज कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, वो ये हुआ कि जो फैसला हुआ उस फैसले में फिर पॉलिसी की तरह तब्दीली होती है। वो पॉलिसी हमने और तरीकाकार को तब्दील किया, लेकिन इत्तेफाक राय से हुआ। अगर उनकी तजवीज आई और एक मुनासिब तजवीज आई थी पीपल्स पार्टी की, उस तजवीज पे फिर पीडीएम के लाहौर के इजलास में जो मामलात सामने आए और फिर मुत्तफिका फैसला हुआ, जो कोई इख्तिलाफ राय की कोई इख्तिलाफ तो नहीं है ना जेयूआई का पीपल्स पार्टी से? नहीं, कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। हम आज भी की पीडीएम का इजलास अभी शायद खत्म हुआ होगा, चल रहा है। मरकज के भी हर चीज अपनी जगह पर सब कुछ कायम है, और आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी हिकमत अमली के तहत पीडीएम जो है वो उसका सफर जारी है। अच्छा, 4 फरवरी को फैसला हो जाएगा इजलास में कि क्या करना है, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद? देखिए, तहरीक अदम एतमाद की बात तो अभी आई है, उसका तो खैर, लेकिन चूंकि लॉन्ग मार्च पहले से ही एजेंडा पे है और पहले से ये बात है, तो उसके लिए जब अभी इजलास होगा 4 फरवरी को, 4 फरवरी के इजलास तमाम अमूर पर गौर होगा और इन तमाम मुत्तफिका फैसले सामने आएंगे। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हुकूमत और हुकूमती मशीनरी और फिर इस किस्म के हर तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं, आवाजें आ रही हैं कि ये होगा वो होगा, ये हो,
लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। चलें। फिर जब भी बातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद उस्मान साहब JUI से हमारे साथ मौजूद थे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये वाकई हुकूमत फैला रही है, हुकूमत कह रही है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है कि मरियम साहिबा ये कहती हैं कि हुकूमत डर गई है PDM के इत्तेहाद से, इसलिए हुकूमत बार बार इत्तेहाद टूटने की खबरें जो है वो फैला रही है खुद से। देखें, अभी तो खबर जो आ रही है वो किसी कोई अवामी नुमाइंदे, अपना हुकूमती नुमाइंदे के थ्रू तो नहीं आ रही, आपके उन सहाफ़ियों के थ्रू आ रही है जो फजलुर रहमान साहब को मिले, जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हैं वो नहीं भी कर रहे तो कर भी रहे हैं। फिर जो ज़राए आप कह लें कन्फर्म ज़राए जो बात कर रहे थे आपके करस्पॉन्डेंट, तो वो मतलब उन्होंने बात की है, हम तो बात नहीं कर रहे, रिपोर्ट आप कर रहे हैं। मरियम बीबी जो है, देखें इशू क्या है इस वक्त। इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं कि जी मैं हमारा इत्तेहाद है, उनके नुमाइंदे यहाँ बात कर रहे हैं, या फजलुर रहमान साहब ने कहा ये टूटा नहीं। फजलुर रहमान साहब ये इत्तेहाद नहीं तोड़ सकते। फजलुर रहमान साहब का जो रोल है इस वक्त वो रेंट ए क्राउड है बेसिकली। अच्छा। वो क्राउड रेंट पे देते हैं नून लीग को। नून लीग का ये है कि पैसे बचाएं, पैसे बचाने के लिए किसी भी हद तक कोई ना कोई ऐसा कोई इस मुल्क में फसाद फैला दें, और वो फजलुर रहमान साहब में किसी न किसी हद तक सलाहियत वो समझते हैं, लिहाजा उसके पैसे दे रहे हैं। फजलुर रहमान साहब आजकल वैसे बेरोज़गार हैं, उनका इत्तेहादी का रोल इस वक्त नहीं है, इस वक्त रेंट ए क्राउड का रोल है। रेंट ए क्राउड जो है उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता, वो छोड़ सकता है, लिहाजा फजलुर रहमान साहब छोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। दूसरा ये कि एक और बैड लक साथ ही आ गई उनकी कि उनकी पार्टी टूट गई। जब पार्टी भी टूटी हुई हो, आप हों भी बेरोज़गार, आपको पैसे भी चाहिए हों, आप पैसे लेते भी हों, तो फिर ये तो कभी हो सकता है कि फजलुर रहमान साहब चूँकि बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं, वो पैसे बढ़ाने की कोई बात कर लें कि जी मैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जब सब कुछ सही है तो फिर आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लोग तो सेफ साइड पर हैं, सेनेट इलेक्शन बड़े आराम से हो जाएंगे। सच है, देखें हम तो सच्ची बात है दुखी भी हैं और खुश भी बड़े हैं। अच्छा, हम अगर अपनी तरफ देखें तो मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उनको देख के हाँ हम मरियम नवाज़ साहबा को देख के बड़े खुश होते हैं कि ये तो बेसिकली हमारा ही काम कर रही हैं। अच्छा। यहाँ पे अपनी पार्टी जिस तरह तोड़ी है उन्होंने, बनी हुई पार्टी जिस तरह तोड़ी है उन्होंने, जिस तरह आप पहले अदारों पे उन्होंने आप पहले करके तो मतलब तनकीद करके आनस्लाट करके जिस तरह अनपॉपुलर हुई हैं, जितनी दलेरी से वो आप पहले कब्ज़ा ग्रुपों की सरपरस्ती करती हैं या उसमें हिस्सा है। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो आप पहले खोखर बरादरान का कब्ज़े में बाकायदा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा हिस्सा लेती हैं। ये कोई पार्टी का नहीं है, ये कोई तलकात नहीं है, ये कोई उनके MNA MPA वाली बात नहीं है। बाकायदा देखिए मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, मैं अगर मरियम साहबा सुन रही हैं, मरियम साहबा के ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ, वो मुझे मतलब सू करना चाहे कर सकती हैं, बिल्कुल अच्छा। मैं मौजूद हूँ, मैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा मरियम आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हिस्सादार है कब्जे में। ठीक अच्छा। है, या सबूत भी आपके पास? सबूत लगा रहा हूँ। अच्छा। देखिए मरियम नवाज़ साहबा की कॉल पकड़ी गई, जो IG को इन्होंने कॉल की वो पकड़ी गई इन्होंने, जिसकी बेस पे वो हुआ सारा ये जो कत्ल हुआ था, यहाँ याकूब खोखर कत्ल हुआ था। अच्छा। मतलब उसमें बाकायदा ये इन्वॉल्व थे ये लोग। अच्छा। सो यहाँ पे आप कह लें मरियम तो अदालत में जाएंगे ये सबूत लेकर? करप्शन में अपने बाप से कई गुना गए। देखें हम तो इंक्वायरी हो रही है, उनकी इंक्वायरी हो रही है तो अदालत में वो जाए अपनी सफाई दें। अदालत नहीं, में अभी तो आप कह रहे हैं ना सबूत है मेरे पास, तो जाना तो आपको चाहिए अदालत में लेकर सबूत। देखें मैं कहता हूँ हुकूमत तो इंक्वायरी कर रही है ना, इंक्वायरी कर रही है, सबूत सामने आ जाएगा। को मांगेगा मुझे इंक्वायरी सबूत, हम दे देंगे, हम बता देंगे। आप वही ब्रॉडशीट वाले मामले की बात कर रहे हैं? आपके लिए ये रिटर्न तो नहीं किया हुआ? हाँ नहीं, मैं ब्रॉडशीट की नहीं, मैं लाहौर में कब्जे की बात कर रहा हूँ। तो वो आप कह रहे हैं कि वो वागजार कराई जा रही है जमीनें, तो उस पर जो इंक्वायरी हो रही है वो वैसे ही साबित हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बीबी, मैं कह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक इशू बना था जिसमें यह था कि एक याकूब खोखर ने कत्ल किया था, जिसकी बेस पे आप पहले यहाँ CCPO के साथ मसला हुआ, DIG के साथ मसला हुआ, जिसमें एक IG चेंज हुआ, वहाँ मरियम साहिबा इन्वॉल्व थी। अच्छा। मरियम साहिबा वहाँ पे इन्वॉल्व थी। अच्छा। मरियम साहिबा खोखर बरादरान के साथ कब्जों में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। तो जिस पार्टी की पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की, उसकी अगर लीडर जो है वो अगर
अगर कब्जों में इन्वॉल्व हो, हाँ। वो छोटी से छोटी करप्शन में जाके इन्वॉल्व हो, रोज जाए वहाँ भैंस के गले में 15 किलो सोना डाल के घर ले आए, वो उसके घर का खर्चा वो चलाते हों, उनकी ज़मीनें वो ट्रांसफ़र करते हों, वो आप कह लें उनकी मीटिंग्स वो अरेंज करते हों, सारे खर्चे उन्होंने उठाए हुए हों, तो वहाँ जाके अगर इस तरह सरपरस्ती करनी है तो आप कितने पॉपुलर रह सकते हैं पार्टी में। लिहाजा इस पार्टी का जनाजा तो मरियम पढ़ाएगी, मरियम पढ़ा रही है। चलें, पॉइंट मरियम तो टेकन। हमारा काम कर रही है, जो हमने उनको एक्सपोज करना था वो कर रही है। लिहाजा हमें तो मरियम के होते हुए हमें कोई परेशानी नहीं है। चलें, आप ये कह रहे हैं कि वो परेशानी अपने ये को खुद ही है एक्सपोज कि कर रही हैं और आपके पास तो political सबूत parties- नहीं है। बीबी हाँ जी। एक मिनट, बीबी सर, काफी बीबी, टाइम एक ले लिया मिनट, आपने, बीबी, जल्दी मैं से कह अपनी रहा हूं बात कि मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टीज किसी कौम का सरमाया होती हैं। एक पार्टी जो मुस्लिम लीग नून थी, उस पे एक तो नून का नाम ठीक है। लगाना, उस मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी थी, ठीक उस है पे सर, कब्जा पॉइंट कर टेकन। लेना, मुझे बाप के मेरे नाम पास पे रख वक्त लेना, की ये कमी जुल्म है। हुआ। उसके बाद एक करप्ट औरत उसके सामने आ गई तो चले, बेड़ा आपका गर्क हो गया पॉइंट उस आ पार्टी गया। का। मैं लगारी साहब से भी जरा लिहाजा बात कर लूं। देखे कि अवाम सीमा को, साहब, वक्त होता है कि अगर अवाम को इन लोगों ने लीड करना है तो फिर अफसोस की बात है। चलें, ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, ये आ गया, हम इसका एहतराम करते हैं। बाकी चीज़ें आप दायरे, आप कह रहे हैं इंक्वायरी में हो ही जाएंगी। लगारी साहब, क्या लग क्या रहा है आपको, क्या होने क्या वाला है? ये वाकई नून लीग जो है उसको तबाह करने की जिम्मेदार मरियम बीबी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह करने की जिम्मेदार उनमें बैठे हुए कुछ लोग हैं, आपके ख्याल में? लेकिन बात यह है कि सियासी अमल तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ जहाँ भी इस तरह की डेमोक्रेसी है वहाँ इसी तरह का ही सियासी अमल होता है और इसी तरह के बयानात होते हैं। वैसे कई लिहाज से ये एक यूनिक मुल्क है जिसमें जिसके जो दिल में आए कह दे, और वो एक आदमी कह रहा है कि भाई मैंने ये बात नहीं की है, मैंने ये नहीं कहा है, मगर उसके बावजूद उसकी तरदीद को भी जो है जगह मिल रही है और वो जो दावा है उसको भी जगह मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। एक आदमी अगर किसी चीज़ से कह दे कि जनाब ये मेरी कही हुई बात नहीं है, तो हमें उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए कि उसकी कही हुई बात नहीं है और दूसरी बात को वक़्त नहीं देनी चाहिए। बात यह है कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा ने PMLN को तबाह किया है तो फिर हर पार्टी का सरबराह अपनी पार्टियों को तबाह करने के लिए होता है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ ने पार्टी को इंटैक्ट रखा है, यूनाइट रखा है और पार्टी में रूह फूंक दी है। और इस वक्त पार्टी के अंदर जितनी जान है, जितना उनका पोटेंशल है, जितनी उनकी ताकत है, जितनी उनकी हैसियत है, वो मरियम नवाज़ की वजह से, इसलिए कि उनके वालिद तो हैं नहीं मुल्क के अंदर। जनाब शहबाज शरीफ जेल में हैं, हमजा शहबाज जेल में हैं, लीडरशिप जेल में है और ये एक क्रिज्मेटिक लीडर के तौर पर सामने आई हैं और वाकई पब्लिक को उनकी पब्लिक को अपील करती हैं और पब्लिक उनकी बात सुनना चाहती है और उनको हमेशा रिस्पांस होता है। तो हमें ये बहरहाल उनकी मुखालफत है। जमशेद इकबाल चीमा साहब लेकिन आप ये बात कह रहे हैं ना, जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं कि पब्लिक तो रेंट पे लेकर आते हैं मौलाना फजल रहमान की जमात, उनका तो कोई मौलाना रोल नहीं फजल है। रहमान जिनके पास अपनी 5-6 सीटें हैं, जिनकी पास उनकी कहाँ दूसरी सूबों में इतनी बड़ी वो है कि वो मोहतरमा मरियम नवाज़ के लिए जो है, लेकिन मदरसों के बच्चों की तो बात होती है ना कि वो लेकर आते हैं। नहीं, मदरसों के बच्चे भी आप कभी क्राउड बनते होंगे किसी किसी जगह पर, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जो मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, वो तो PMLN है। और PMLN जो है, क्या उसके पास क्राउड नहीं है, क्या उसके पास लोग नहीं है, क्या उसके पास वोटर नहीं है? वोटों के एतबार से तो गिनती करें, इन्होंने वोट तो उनसे भी ज़्यादा लिए हैं जो जीते हुए हैं। तो ये सूरत अपोजिशन तगड़ी जरूर है लगारी साहब, लेकिन ये तगड़ी अपोजिशन कोई खास कुछ कर नहीं पा रही जितना प्रेशर होना चाहिए था हुकूमत पर। नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत किसी चीज़ का प्रेशर लेने को तैयार ही नहीं है, मास्टर्स की बात कंसीडर करने को तैयार नहीं है, लोगों के दुख को समझने के लिए तैयार नहीं है, अच्छा। भूख और अफलास को देखने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी को देखने को तैयार नहीं है। उसको तो सिर्फ अपनी बात करनी है कि हमारी उड़ान देखो, बस देखना, बाकी सब हमारी आनियाँ देखें और जानियाँ देखें। ये बात उनको तो बहुत अच्छी तरह कहना आती है, लेकिन उन्होंने क्या किया है मुल्क में, जितना इन दो पार्टियों ने जो साबका पार्टियों, उन पर ज़्यादा इल्ज़ाम यही है ना कि उन्होंने बड़ो भारी कर्जे लिए। इनके कर्जों से कुछ ना कुछ सामने आया था, लेकिन इन्होंने उनसे दोनों को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा कर्जे लिए। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के कर्जों के मजमूई कर्जों का हजम जो था जिस पीरियड का, उस पीरियड में इनके कर्जों का हजम दुगने से भी बढ़कर है। तो इन्होंने मुल्क को कौन सा कोई एक दीवार बना दी है, कौन सा एक रोड बना दी है, कौन सी एक फुटपाथ ठीक कर दिए, कौन सी कोई चीज़ की है,
और वो जो लोग मकान बना रहे हैं रियल एस्टेट वाले, वो भी अपने खर्चे मैं से बना क्विकली जवाब ले लूं आपकी बात का जवाब तो ज़ाहिर जमशेद इकबाल चीमा साहब बेहतर देंगे, वो हुकूमत में हैं। चीमा साहब, ये लगारी साहब जो बात कर रहे हैं वो उसका क्या जवाब है आपके मेरी पास? बात सुने समिया रिजवान साहब, आप जवाब राना मुझसे साहब, मैं लेना। आती हूँ। पहले वो ये आधा जवाब टाइम तो तो ले जरा चुके हैं, हुकूमत से मेहरबानी बनता है। फरमाए। नहीं मेहरबानी करें ना, मुझे भी तो टाइम देना। मैं प्रॉपर आती हूँ जो- राना साहब, क्यों नाराज हो रहे हैं आप? मैं आती हूँ, अभी हुकूमत से जवाब तो ले लें। जी चीमा साहब। देखें, आप कह रहे हैं कि ये जो बात लगारी साहब कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस का हमें जवाब देना चाहिए और लोगों को मांगना चाहिए। मीडिया का रोल ये है, साफ़ी का रोल ये है, अपोजिशन का रोल ये है। मैं समझता हूँ ये बात होनी चाहिए। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। हमारी परफॉर्मेंस ये है कि हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर लिया है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारी इंपोर्ट कम हुई है, हमने बेहतरीन अंदाज में दुनिया भर में चाइना के बाद सबसे बेहतर कोरोना हमने मैनेज किया है, सबसे कम इकानमी हमारी हिट हुई है। मतलब इस वक्त दुनिया की बड़ी इकानमी जो है कब आ रही है हमारे पास? 22%, पूरा 8%, 10% वो नेगेटिव गई हैं। आपकी इकानमी 0.4% जो है वो माइनस हुई है। दुनिया में 21%। आपकी यूरोप की इकानमी बड़ी, तीनों इकानमीज, और 6 बार जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया आपने। जर्मनी, जापान, ये अच्छा। सो आप कह लें कि दूसरी बात आ गई कि ये जो लगारी साहब ने एक बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी कर्जे जो हैं, कर्जे देखें, कर्जे अगर पीपल्स पार्टी ने कम लिए हैं तो उन्होंने या मुस्लिम लीग नून ने कम लिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने मैं ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं, इसके बाद तो कंटिन्यू करती हूं। सर ब्रेक ले लूं, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, वापस आके बात को कंटिन्यू करूंगी। जरूर इस पर स्टेटमेंट अपना दें। फिर आप कहते हैं ना कि हम सवाल करें, सहाफी सवाल करे, ऑपोजिशन सवाल करे, सवालात मैंने आपसे 2-3 करे, जवाब मुझे नहीं मिला, दोबारा आके करूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और चीमा साहब, मैं चाहूंगी बात को तो कंटिन्यू करें, लेकिन मेरे 2 सवाल ले लें। आपने कहा मईशत के खदोखाल बेहतर किए हैं, गो के जितने कर्जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए, नून लीग ने लिए, उससे ज़्यादा आपने लिए। दूसरी बात ये, सवाल मेरा ये था, 6 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ाई गई और ये कहा गया कि जी वो बारूदी सुरंगें हैं, बिजली इस्तेमाल हो ना हो, हमें बिजली का अदायगी करनी है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि महंगे मनसूबे नून लीग ने लगाए, तो आपने कोई सस्ते मनसूबे बिजली के क्यों ना लगाए? देखें, इस वक्त आपके पास जो बिजली के मंसूबे हैं वो 35 से 36 हज़ार मेगावाट के मौजूद हैं, और आपकी बिजली सर्दियों में 14-15 हज़ार मेगावाट और गर्मियों में 22-23-24 हज़ार मेगावाट। इस वक्त जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, पीक रिक्वायरमेंट है, उससे 1.5 गुना बिजली के मंसूबे मौजूद हैं। और हम इस वक्त हाइडल के आप अगर देखेंगे तो कम से कम 10 मंसूबे चल रहे हैं, 10 मंसूबों पे काम हो रहा है। कोई ऐसी जगह जहां हाइडल पे काम हो सकता है और हम ना कर रहे हो, ज़रूर पॉइंट आउट करना। हम हर ऐसी जगह पे जहां हाइडल का पोटेंशियल हो, वो आप कह लें गाजी ब्रोथा हो, वो आप कह लें कि बादशाह डैम हो, वो कागान और नारान पे हो, वो हमने नीलम जेलम को चलाया। हम हर हाइडल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसकी बिजली बड़ी सस्ती है। अगली बात आ गई कि आपकी इस वक्त सोलर एनर्जी जो हमारे मंसूबे आगे एग्रीमेंट हो रहे हैं, बड़े सस्ते हो रहे हैं। अच्छा। जो आप कह लें कि इसका विंड एनर्जी के वो सस्ते हो रहे हैं। अच्छा। इस वक्त आप कह लें बेसिक जो इशू है, बारूदी सुरंग कहते हैं किसको है, हाँ। बारूदी सुरंग यहाँ थर्मल पावर के जो मंसूबा है 1 मेगावाट जो है, ये दुनिया में लगता था 9 लाख का, इन्होंने लगाया 14.5 लाख का, 14.5 लाख डॉलर पर मेगावाट। 14.5 लाख डॉलर पे शहबाज शरीफ ने सारे एग्रीमेंट किए। दुनिया में 9 लाख डॉलर पे लग रहे थे। दुनिया में सोलर 5 सेंट पे थी, यहाँ 18 सेंट पे हुआ बावलपुर का, पूरी वो बिजली पैदा नहीं कर रहा था। यहाँ पे आज यहाँ पे सोलर जो लग रहे हैं 7 और 8 सेंट पे लग रहे हैं। ये इनको पता लग गया था नून लीग को कि आप लोगों की हुकूमत आने वाली है, जो इतने हर्डल्स खड़े कर दिए गए आपके लिए? देखें, नहीं, ये तो पैसे कमाने के चक्कर में हमारी हुकूमत के जेब में तो नहीं है। बेसिकली देखें, अभी जस्ट अभी देख लें, हाँ। कि आपकी जो लाहौर में आप कह लें और क्या नाम मेट्रो बस चल रही है, मेट्रो बस $1 पर किलोमीटर सस्ती हो गई। पहले ये 2.86 पे थी, आज को 1.78 पे है। ये वही कंपनी चला रही है।
वही तुर्क कंपनी चला रही है, वही बसें हैं, वही अरेंज कर रही है। जो मतलब आप कह ले $3.25 से आपको $2.86 पे थी, आज वो $1.78 पे चल रही है। लिहाजा यहाँ पे तो जो मेट्रो चल रही थी वो सलमान शहबाज के लिए चल रही थी, या हमजा शहबाज के बच्चों के लिए चल रही थी, या मरियम के बच्चों के लिए चल रही थी। सो यहाँ पे यहाँ जितनी बिजली पैदा हुई है उसने फायदा दिया हसन और चले आप कह रहे हैं कि जितने इन्होंने अपने मंसूबे लगाए अपने फायदे के लिए लगाए। इस पे एक बहुत बड़ी बहस होती है मेट्रो पे। जब आपने बीआरटी का मंसूबा शुरू किया उसके साथ क्या किया गया वो भी सबके सामने, बहुत सारे शोज हो चुके हैं इस पर, हम भी बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस बात का किसी जगह बैठ के ओपन डिस्कशन हो जाए कि बिल्कुल ये हो चुका है, आज वक्त की कमी और लाहौर में क्या है, जो बातें आपने कही आज बिजली कितनी पैदा हो रही है, पहले कितने में बात होनी चाहिए। गाड़ी साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी एंकर साहब ने तो टाइम नहीं देना, वैसे मुझे बिठाने के लिए राना अरशद साहब की जाने में आ गई हूँ, मैं आपकी जाने भी आ गई हूँ। राना साहब आपका शिकवा दूर कर दिया है, अब आप जरा सवाल का जवाब दे दें जो सवालात चीमा साहब ने उठाए, जवाब दे दें राना साहब। बात करें आपसे सवाल जी फरमाएं। जी राना साहब यही सवाल है ना जो चीमा साहब कह रहे हैं कि सारे मंसूबे आप लोगों ने अपनी कमाइयों के लिए लगाए। जी जो एग्रीड ओके। अच्छा जमशेद चीमा साहब मेरे भाई हैं और क्योंकि ये पीटीआई का हिस्सा है इसलिए ये तो वही गिरदान बोलेंगे जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो तमाम स्पोक पर्सन को देते हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, खोखर बरादरान की बात की, भाई अफजल खोखर मेंबर नेशनल असम्बली है, सैफ खोखर मेंबर सूबाई असम्बली है, 1997 में उनका बड़ा भाई चौरी शफी मेंबर सूबाई असम्बली था। जब इमरान खान साहब कहाँ पे थे आप मुझे बता दें, और अगर वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है तो उनके घर गिराए जाएंगे, और अगर असद खोखर है, मलक असद है तो उसको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वो पीटीआई में है। अगर ज़हीर अब्बास खोखर है तो वो पीटीआई का हिस्सा है। और उसी तरह मैं समझता हूँ कि वो मनशा बम अगर पीटीआई का हिस्सा है तो उनको कोई नहीं पूछेगा। हाँ, अगर 300 कनाल का घर चक शहजाद इस्लामाबाद में बनी गला का नाजायज़ है, इंक्रोचमेंट में आता है, तो उसको जनाब 12 लाख रुपए जुर्माना करके रेगुलर करने का आर्डर आ जाता है और तमाम अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो अफजल खोखर जिन्होंने चौथे आदमी से ये ज़मीन खरीदी है और जिसको अब अल्हम्दुलिल्लाह कल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है, तो ये पीटीआई की टाइगर फोर्स और ये एस्टैब्लिशमेंट के जो मैं समझता हूँ अदारे हैं, हमें उन पर इत्मीनान है। लेकिन आज जिस तरह स्टेट के मुलाजमीन को, डीसी लाहौर को और उनकी अफराद को इस्तेमाल किया गया, मशीनरी आती है एलडीए की, घर गिराया जाता है फैसल खोखर। अदालत जाए ना आप लोग, अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते कि जो कुछ कर रही है हुकूमत? समिया अदालत का ही तो दरबार, अगर गवर्नमेंट को खदशा है तो अपना, अगर प्रोसिक्यूशन इनका कोई डिपार्टमेंट है, अगर इनका कोई भर्ती शुदा सबाई वजीर राजा बशारत है तो वो लीगल राय लेकर कोर्ट में जाए और वहां से डिसीजन लेके आए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इशू ये है, ये दोनों से सवाल मैंने किया है, जाहिर है अदालत का दरवाजा खटखटाएं, उसके दादे के चैनल पे बैठकर इल्जामात से कुछ इमरान खान साहब, इमरान न्याजी साहब के साथ से बता देना कि कहां से आया 300 कनाल घर, और ये 3 माह पहले जो जमान पर का घर बनता है ये पैसे कहां से आते हैं? चले पॉइंट देखिए राणा साहब, शॉर्ट कमेंट मैं जरा लगारी साहब का भी ले लूं, मुझे मेरे पास वक्त की कमी है। शहबाज शरीफ तो आवाम के लिए काम कर रहा है। कल भी चाइनी काउंसिल जनरल का जो लेटर आया है शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करने का कि सी पैक मंसूबे और आप पंजाब स्पीड, चलें ये आपका स्टेटमेंट है, आप कहते हैं जो काम शहबाज शरीफ ने पंजाब में किया बुज़दार साहब नहीं कर रहे। पॉइंट टेकन, लगाई साहब शॉर्ट कमेंट प्लीज, वक्त की कमी है। और आज की हुकूमत, राणा साहब प्लीज जी देखें, एक बात तो ये है कि ये बातें अजहर मिन शम्स हैं, रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं कि कहाँ काम हुआ, कब काम हुआ, कैसे काम हुआ है। बहुत से प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जो हमने देखे हैं। मैं एक दफ़ा M5 पर मैंने सफ़र किया, सक्खर से मुल्तान पहुंचने का फासला 8-9 घंटे का होता था, वो अब 3 घंटे का हो गया है। और ये मोटरवे जो है, ये सी पैक का जो रोड है, ये बनाया गया है मियां नवाज शरीफ के दौर में, और ये चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने खुद इसको ठीक है
बनाया। यानी अगर पैसा लगा है तो नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पैसा लगा है, ठीक है। अगर ये लगा रहे हैं तो हमें नजर आएगा, हम जरूर कहेंगे, हम ईमानदारी से कहेंगे जनाब पीटीआई ने ये काम किया है। अगर हमारे सामने होगा तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। हमें उनके जो काम नजर आते हैं हम उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, राना अरशद साहब, तीनों हजरात का। और ज़ाहिर है जो चीज़ होती है फिर वो नज़र भी आती है। अपने अगले मौजू की जानिब आऊँगी। और कल आपने देखा कि जो किसानों ने भारत में एहतजाज किया और कल भारत के लाल किले पर जो खालिस्तान तहरीक का यानी कि सिखों का कह रहा है मजहबी झंडा लहराया गया और उसको लहराने वाला जो शख्स था वो भी सामने आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो बहुत बड़ी गले की हड्डी बन गई है। जो मुजाहरा किया गया किसानों का, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में भी सिखों ने मुजाहरा किया और किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए। तकरीबन 150 के करीब मुकदमे दर्ज किए गए। एक किसान के जहाँ बाग होने की इत्तला भी आई और किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर तज्जियाकार ये कह रहे हैं भारत में कि जो कल मामला हुआ है मंगल के रोज़, इस मामले को लेकर जो मोदी हुकूमत है वो किसानों के इस एहतजाज को ख़त्म करवाने की कोशिश करेगी। क्या हो क्या रहा है भारत में, जो तहरीकें एक के बाद एक जन्म ले रही हैं, क्या मुस्तकबिल क्या है मोदी हुकूमत का? इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर ज़ाहिर जो कल हुआ और जो कई दिनों से इस तरह से किसान एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद इस तरह की तहरीकें वहाँ पर भारत में चल रही हैं, चाहे वो अपने उनके किसान हो भारत के, चाहे वो सिख हों, दीगर अक़लियती बिरादरियाँ हों, कोई महफूज नहीं है। ये तमाम तहरीकें, इनको देखते हुए आप क्या समझते हैं मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल मेरी राय में इस पे रिलायंट नहीं है। इस पे उनकी हुकूमत नहीं टूटेगी। वो इस वक्त ये जो हुआ है इसमें मुझे लगता है कि कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है। अच्छा। क्योंकि ये जो निशान साहब दिखाया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि जो मुजाहरा कर रहे थे और जो सचमुच किसान हैं वो चाहते थे कि इस किस्म की चीज़ हो जहाँ पे वायलेंस, जिसपे कुछ तोड़ फोड़ हो। उन्होंने अभी तक बिल्कुल अपने आप को पीसफुल रखा है। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि उनका कहना है कि उन्होंने एक बंदा पकड़ा, अच्छा। जिसने उनको असैसिनेट करने की, उन पे गोलियां चलाने की कोशिश की थी। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम में से कोई नहीं था, जो कि निशान साहब गुरुद्वारे पे लगता है कोई ऐसी ख़ास अहमियत उसकी नहीं रहती जिसको वो अब खालिस्तान का झंडा कह रहे हैं। ये बिल्कुल निशान साहब खालिस्तान का झंडा नहीं है, लेकिन इसको इस तरह बताया जा रहा है और जिससे मुझे शक पड़ता है कि उनका इरादा है। वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि सब 80 पुलिस वाले जो हैं उनको चोटें लगी हैं और ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रही है। लेकिन इससे हंगामा है, लेकिन इस हंगामे से मोदी हुकूमत को कोई गिरने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोदी हुकूमत तो इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार को, उन्होंने जनता दल के बंदे को अभी चीफ मिनिस्टर रखा है, लेकिन उसको पता है कि अहमियत, उसकी जो सपोर्ट है वो आ रही है बीजेपी के पास, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है अब बिहार में। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल में, उसको तोड़ा जा रहा है और उसके कुछ लोग अभी हिंदुस्तान के साथ, बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। तो उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बिगड़ने का बहुत वो जरूर खतरा है। बिल्कुल ये मामला जरूर है, लेकिन एक चीज़ और है शेख साहब, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी अपना तजिया दें। डिसइंफो लैब जिसका ज़ाहिर बताया गया, और ना सिर्फ ये, अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी जो है वो डिसइंफो लैब के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है। और आपको पता है कि यूरोपीय पार्लियामेंट कमेटी ने जो डिसइंफो लैब के इंडिया क्रॉनिकल के मामले पर तफसीलात का जायज़ा भी लेना शुरू कर दिया है और ये देखना शुरू कर दिया है कि किस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई और किस तरीके से अमेरिका को और यूरोपीय पार्लियामेंट को जो है वो गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेट किया गया। तो ये मामला तो मज़ीद रुसवाई का सबब बनेगा भारत की। बिल्कुल बनेगा। देखिए,
अभी इस पे हमारे सफ़ीर जो हैं वो हर मुल्क में इस पे जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो डोजियर बनाया है, वो पेश कर रहे हैं। और जो असरअंदाज लोग हैं हर मुल्क में, उनको दिखा रहे हैं कि ये 15 साल से चल रहा है और हमने नहीं बनाया है, ये एक और इदारे ने बनाया है। और उस इदारे से वाज़े होता है कि इंडियन क्रॉनिकल्स, ANI, ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान ने बनाई हैं इसलिए कि पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा सके। और अब पहले सिर्फ पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान और चीन दोनों को बुरा भला करने की कोशिश है। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हो रहे हैं, इससे हमें मोहतात रहना है, हमें वाज़े करना है हर मुल्क में कि ये जो 15 साल से कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान की बुराई करने की, इसमें सारे खित्ते को ख़तरा है। क्योंकि ये खित्ता, इस खित्ते में दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं और अगर तनाज़ा हुआ, अगर ये टेंशन बढ़ते रहे तो इम्कान है, कम इम्कान है मेरी नज़र में, लेकिन उसके बावजूद इम्कान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान कि पाकिस्तान से बातचीत न करे, न ही कश्मीर पे बातचीत करे, न ही और जो हमारे मसले हैं उन पे बातचीत करे, और पाकिस्तान को जवाबदार ठहराए कि कश्मीर में जो अभी रेजिस्टेंस हो रही है, ऑक्यूपेशन की रेजिस्टेंस हो रही है, उसको पाकिस्तान के खाते में डाले। लेकिन शेख साहब, ये तो खुल के सामने आ गई ना चीजें, ये तो बेनकाब हो गया है भारत के, वो क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान का क्या काम है? डोजियर से सिर्फ काम हो जाएगा या मुसलसल काम करने की जरूरत है इस लिहाज से? भाई देखिए, कहना कि बेनकाब है, ये हम खामखा अपने आप को क्रेडिट देते हैं। अच्छा। बेनकाब हुआ है, अब इस पे आपको काम करना है। हाँ, वही इस मैं पे आपको हर लोग को, हर बंदे को, हर जो असरअंदाज बंदा है हर मुल्क में, उसको आपको समझाना है कि देखिए ये जो चीज़ें कर रहा है हिंदुस्तान, इससे इस खित्ते में खतरात बढ़ रहे हैं। और ये खतरात अगर बढ़ते हैं तो सारे मुल्क को तशवीश सारे दुनिया को तशवीश होनी चाहिए और दुनिया का प्रेशर पड़ना, दबाव पड़ना चाहिए हिंदुस्तान पे कि साहब आप कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश करें। मुसलमानों के खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई हुई है, जो आपने सिटीजन्स रजिस्ट्रेशन एक्ट किया है, जो आपने और चीज़ें की हैं जिससे आप मुसलमानों को बिल्कुल अपना सिटीजन मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वो पैदा वहीं हुए, बड़े वहीं हुए, लेकिन आप उनको डिसइनफ्रेंचाइज करना चाह रहे हैं। ये एक ख़तरा है न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन सारे खित्ते के लिए। और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और करते रहेंगे कि जो कश्मीरी बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको भी गैल्वनाइज किया जाए, उनको भी तैयार किया जाए कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें समझाने की। यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीरियों ने पहले मुहिम चलाई है और अब भी चलाना चाहिए कि वहाँ पे भी समझाएं। और कश्मीर के मामले पे चूँकि कश्मीरी खासी मिकदार में हैं, यूके में भी हैं, यूरोप में भी हैं, तो वो जब इस किस्म का मुजाहरा करते हैं तो कुछ लोग सुनते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में बहस होती है, इस बहस को बढ़ाना है, इस तवज्जो दुनिया की लानी है इस मौजू पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुसलसल काम करने की इस पर ज़रूरत है। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर मुसलसल काम किया जाएगा इस पर और पाकिस्तान ना सिर्फ एक डोजियर बल्कि बार बार इस बहस को आगे बढ़ाएगा तो तभी अच्छी तरीके से इस पर काम किया जा सकता है और रोका जा सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा मुसलसल चल रहा है। एक अच्छी खबर आ गई और वो खबर ये है, वो कोरोना के हवाले से है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान ने एक जामे प्लान मुरतब कर लिया। NCOC ने अपने एलामिया में कहा है कि इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी। अब इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स बनाए जाएंगे, ना सिर्फ ये बल्कि जो अमला है उसको भी तरबियत दी जाएगी कि किस तरीके से कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लगाई जाए और दीगर इंतजामात को भी मुकम्मल कर लिया गया है। ये भी बताया गया है कि जो हिकमत अमली है उस प्लान को भी तमाम वफाक और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बड़ा अच्छा प्लान है और ज़ाहिर काम तो शुरू हो गया डॉक्टर साहब इस पर,
लेकिन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना, सेंटर्स बनाना, अमले को तरबियत देना, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या ये नहीं है कि हम वैक्सीन कौन सी लगा रहे हैं और वो कितनी इफेक्टिव होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि एनसीओसी ने बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत दिनों से हम डिमांड कर रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये डिमांड कर रही थी कि वैक्सीन मंगाने से पहले होमवर्क कर लिया जाए और इसके लिए सेंटर बनाया जाए, ट्रेन किया जाए स्टाफ को, ताकि जैसे ही वैक्सीन आपके पास आए और वो फौरन काम शुरू हो जाए। जहां तक सवाल आपका है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन हमारे पास प्रोक्योर हो रही है, हमारे पास अवेलेबल हो रही है और उसकी अफादियत क्या होगी। वो 1 साल के लिए होगा, क्या वो जिंदगी भर के लिए होगा, क्या उसकी एफिकेसी साल में 2 दफा लगाने की होगी। तो ये हमें मालूम करना चाहिए और हमें बताना चाहिए एज ए स्टेक होल्डर्स, हमें मालूम होना चाहिए, हमें अभी तक पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि अवाम, एक आम आदमी तक वो कैसे पहुंचेगा और उसकी कीमत क्या है। हमने तो डिमांड फ्री ऑफ कॉस्ट सब पूरी आवाम को लगाया। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि वक्त की कमी है। वो बात तो हुकूमत कह चुकी है कि जो वैक्सीन सरकारी तौर पर होगी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन जो अतिया भी की जा रही है चीन की तरफ से, वो वैक्सीन भी लगेगी। लेकिन आप जानते हैं हमारी आवाम को ये तो पोलियो की वैक्सीन लगवाने से घबराते हैं, पोलियो के खतरे, जो बचाव से खतरे हैं वो पिलवाने से घबराते हैं। तो हमारी आवाम को राजी करना कितना मुश्किल होगा कि ये वैक्सीन लगवा लें, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। देखिए, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो वैक्सीन, तो दूर की बात है, लोग कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोरोना कोई चीज है या कोई बीमारी है, और कोई बीमारी ऐसी है जो कि लीथल है, लोगों की जानें जा रही हैं। 180 के करीब हमारे डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, 30 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं, 11,000 से ज्यादा हमारे यहाँ आम आदमी इंतकाल कर चुका। और दुनिया में देखें कितने 11 लाख के करीब लोग इंतकाल कर चुके हैं और 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये नहीं पता कि अब कितने लोग को हम कन्विंस कर सकेंगे कि जी वैक्सीन, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अवामी सतह पर हुकूमत का काम है या वायरस को चॉइस करें। ये बिल्कुल सही है कि आप वैक्सीन को चॉइस करें या वायरस को चॉइस करें। बिल्कुल सही, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। वायरस को चॉइस करें या वैक्सीन को चॉइस करें। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया। पीएमए के सेक्रेटरी जो मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, उनका काम कहना भी यही था कि अब आवाम को सोचना होगा कि वैक्सीन आ जाती है तो उसको हमने एक्सेप्ट करना है, रेदर कि हमें वायरस को या फिर वैक्सीन को, ये हमारे अपने ऊपर है। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।